नमस्कार दोस्तों, हमने अपना पहला पॉडकास्ट शूट कर लिया है। ये पॉडकास्ट एक योगा टीचर के साथ है जो एक फैमिली बिजनेस को छोड़कर योगा की तरफ कैसे गए, इसमें आपको उसके बारे में पता चलेगा और कुछ पता चलेगा आपको फिटनेस के बारे में, कुछ पता चलेगा आपको डाइट के बारे में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। ॐ सहना भवतु ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहनो गुनक्तु सह वीर्यं करवावहे सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विना विभीनावस्तु मा विद्विषावहे। विशावहे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति ओम शांति शांति। ओम शांति। Just rub your hands and your palms on your eyes and open your eyes in your palms. Om. नमस्ते जी। तो आज हम इनसे डिस्कस करना चाहेंगे थोड़ी सी इनकी जर्नी के बारे में, इनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में, और ऑफ कोर्स एक योगी को थोड़ा सा ज्ञान होता है एक आम इंसान से। तो लेट्स सी इनके पास क्या ज्ञान है, हम इनसे क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ जी भैया, पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, अपनी थोड़ी सी योगशाला की जर्नी के बारे में आप खुद हमें बताओ। जी, सबको सबसे पहले नमस्ते। मेरा नाम नितिन गांधी है और मैं इंद्री का ही रहने वाला हूँ। और पिछले 1 से 1.5 साल पहले मैंने योगशाला खोली थी अपनी यहाँ पे इंद्री में। पहली योगशाला है, पतंजलि योगशाला के नाम से इसका नाम रखा हुआ है। और क्योंकि मैं पिछले 6 से 7 ये वर्ष पूर्व मैंने, क्योंकि योग में मैंने अपना प्रारंभ किया था पढ़ाई का, तो उसमें एजुकेशन मैंने लेनी शुरू की थी। तो धीरे धीरे उसमें मैंने फर्स्ट पीजी डिप्लोमा किया, देन मास्टर की। उसके बाद लेवल 1, 2, 3 YCB मेरा क्वालिफाई है। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इस ज्ञान को जो मैंने हासिल किया है किसी प्रकार लोगों को दिया जाए, बांटा जाए। तो बस इसी शुरुआत, इसी को सोच में रखते हुए कि किसी को कुछ लाभ मिले, योग के प्रति कुछ बेनिफिट्स मिले जो मुझे लगते हैं कि मिलने चाहिए। तो ये ज्ञान ऐसे के ऐसे ही ना रह जाए, मेरे तक ही सीमित ना रह जाए। इस ज्ञान को देने के लिए कि जो हमारी प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा जो पद्धति है, जो पूरे वर्ल्ड में आज प्रख्यात हो चुकी है, और जितना कोई कंट्रीब्यूशन दे सकता है उतना कम है। इसलिए मुझे लगा कि मैं अगर कुछ हासिल किया है और मैं उसका कुछ 10% भी दे पाऊँ, 20% भी दे पाऊँ, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। इसी को सोच में रखते हुए मैंने योगशाला का मैंने यहाँ पे स्थापना की। तो पिछले 1 से सवा साल 1.5 साल पर हुआ है। 18 अगस्त 2021 को इसका मुहूर्त किया था। ठीक है, अभी आपकी करंट एज कितनी है इस टाइम? 35। तो इस एज में योगशाला खोलने का डिसीजन कैसे आपको इफ़ेक्ट किया? कितनी डिफ़िकल्टीज आई? क्या कुछ आपने फेस किया? एक बार थोड़ा सा। एक्चुअली क्योंकि अब 35 एज है और लगभग मेरी 29-28 ईयर एज थी जब मैंने योग के प्रति में रुझान आया। रुझान तो एक्चुअली मेरा लगभग आज से 16 to 17 ईयर्स 2005 से मेरे इस तरफ रुझान आया। तो क्योंकि उसके बाद मैं कंटिन्यूसली अपने घर में प्राणायाम योग करता रहता था, लेकिन एक यही था कि इनको आगे कैसे दिया जाए, या कुछ होता है ना कि मेरे पास लोग कैसे कहेंगे कि आप एक योग शिक्षक हो, तो उसके लिए कुछ मास्टर्स या डिग्री या कुछ होना चाहिए इसमें, डिप्लोमा। तो पहले मैंने उस तरफ अपना पढ़ने की सोची। जैसे मुझे लगा हरिद्वार में मैं गया, वहाँ पे मुझे पीजी डिप्लोमा किया, फिर मैंने मास्टर्स की।
तो फिर डिफ़िकल्टीज़ तो जब मैंने पढ़ लिया तो उसके बाद एक झिझक तो थी कि मैं कैसे लोगों को दे पाऊँगा कैसे नहीं, लेकिन जब मन बना लिया कि अब तो घर बैठे कुछ नहीं हो सकता, और क्योंकि मेरे मन में शुरू से ये रहता है कि अगर आपने किसी चीज़ को पढ़ाई की है या कुछ किया, अगर आप उसकी जॉब नहीं लग पा रही या कुछ नहीं लग पा रहा, तो उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है, खाली डिग्री घर में रखने का कोई लाभ नहीं होता। तो जो कुछ आपको एक कहते हैं कि एक स्टेज मिल जाए, तो अगर कोई स्टेज नहीं मिल रही तो खुद कुछ मेरे को शुरू से योग के प्रति रुझान था, तो कुछ चाहता था दिल से कि मैं अपना ज्ञान किसी ना किसी को बांटूं। तो फिर मैंने घर में एक्चुअली जब मैंने बोला कि 1-1.5 साल पहले, उससे पहले मैंने पर्सनल ट्रेनिंग भी दी है, घर घर जाकर, गांव में जाकर सुबह 4 बजे भी मैं कईयों को किसी गांव में जाकर ट्रेनिंग देता था, इवनिंग में भी देता था। तो जैसे मुझे लगा कि लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा कराया हुआ योग, मेरे द्वारा कराया गया योग लोगों को अच्छा लग रहा है या उनको फ़ायदा पहुंच रहा है, तो फिर मुझे लगा कि उसके बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया अपने अंदर, तो क्यों ना इस ज्ञान को लोगों को दिया जाए। तो बस फिर परमात्मा के हाथ सब कुछ छोड़ के एक बार ये ओपन कर दिया। और क्योंकि रुझान कम से कम जो शिक्षक मेरे अंदर जो शिष्य थे या फिर ये कह लो कि जो सीखने वाले मेंबर थे, योग मेंबर से, तो ये था कि कम से कम ये मेरे पास 10, 15, 20 मेंबर हैं, ये तो आएंगे ही, आगे धीरे धीरे होगा। तो आज परमात्मा की कृपा अच्छी है, धीरे धीरे अच्छा ही हो रहा है। ठीक है, तो पहले आपने इसमें अपने पैर पक्के करने की कोशिश करे, जिसमें आपने थ्योरी को समझा, आपने अपनी मास्टर्स करी, ताकि आपको कल को किसी को बताना ना पड़े, ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े कि क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग क्वेश्चन भी बड़ा करते हैं कि आपको क्या क्रेडेंशियल्स आप मुझे सिखा रहे हो। लोग इस बारे में पूछ लेते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमें जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं किसी को कुछ बता सकता हूँ। तो यही है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 17 साल से मैं योग कर रहा हूँ, लेकिन वही है कि उसको हर इंसान कर रहा था, अलग कुछ नहीं था। मैं भी कर रहा हूँ और भी वही कर रहे हैं, लेकिन उसको पता है, उसको भी पता है, लेकिन अलग क्या है। हम शारीरिक रूप से सूक्ष्म व्यायाम ये तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बेनिफिट क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या है, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, और योग आया कहाँ से, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, कौन कौन से ऋषि मुनि हैं, किन्होंने इनका सारी तरफ उनका फैलाव किया, उनको प्रसारित किया, कौन कौन से ऋषि मुनि थे, और कौन कौन से चक्रास हैं, कौन से पंचकोश हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, पंच महाभूत हैं। तो इनको जानना बहुत जरूरी था, और वो बिना पढ़ाई के, बिना कहीं एजुकेशन ये नहीं आ सकता था। तो कॉन्फिडेंस वहीं से आना शुरू होता है, और वहीं से आना मुझे शुरू हुआ, तो तभी मैं ये काम करने के लिए आगे आया। अगर मैं ना एजुकेशन लेता, ना पढ़ता, तो हो ही नहीं सकता था कि मैं खोल दूँ, क्योंकि सब मुझे ये कहते कि ये तो मैं भी कर लूँगा, ये मैं भी कर लूँगा। तो एक अलग चीज़ करी, पढ़ी, तभी मैं कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उनको अच्छा लग रहा है, और मैं आज भी आपको बता दूं, आज भी डेली कंटिन्यूसली 1 से 2 घंटे मैं पढ़ता हूं। अगर नहीं पढ़ूंगा तो मेरा ज्ञान वहीं का वहीं रह जाएगा। तो कोई भी अगर हम चाहते हैं तो दूसरों के ऊपर काम करने से ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर भी काम करें, इसलिए ही हम कामयाब हो सकते हैं, नहीं तो कोई है ही नहीं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक करी कि जब तक हमें कुछ दूसरों से थोड़ा सा हम अपने इस तरीके से थ्योरी में पैर पक्के नहीं करें, या हमें एक डिटेल में ज्ञान नहीं मिलेगी, तो फिर वही बात है, जैसे इंडिया में घर घर डॉक्टर हैं, हर बंदे के पास एक सलाह है, गर्मी की, सर्दी की, हर मौसम का अलग सबको ज्ञान है ही है। तो वैसे ही बन के रह जाएंगे, वो घर के डॉक्टर बन के रह जाएंगे। अगर असल में डॉक्टर बनना है तो आपको वो MBBS, वो योग का डिग्री या ज्ञान लेना पड़ेगा, जो बुक से मिलेगा, जो हमें जो हाँ, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। और साथ में भी आपने कहा कि 1 से 2 घंटा रोज पढ़ने का रूटीन है, तो टाइमली अपग्रेड होना भी जरूरी है। नहीं तो कहीं ना कहीं आप योग में भी एक्सपायरी की तरफ बढ़ते चल जाओगे। और शायद ऐसा हुआ भी है अर्ली स्टेजेस में कि हमारे लोगों ने कहीं पे खुद को अपग्रेड नहीं किया होगा, या कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से योग का ज्ञान बीच में लुप्त सा होने लगा था, या शायद उसकी वजह अंग्रेजों का शासन रहा, या जो भी रहा, मुगलों का शासन भी रहा, कुछ भी कह सकते हैं। तो पहले तो हमेशा ही सुनने को क्या मिला, हम अगर पूरा इतिहास उठा के देखें तो योग की एक पूरा कहते हैं ना कि इंडिया से ही योग आया है, क्योंकि सबसे पहले जो हिरण्यगर्भ जी थे वो इसके संस्थापक थे, मतलब उन्होंने योग का प्रतिपादन किया, जो आदि योगी बोले जाते हैं। आदि योगी भगवान शिव हैं, अधिवक्ता जिसे बोला जाता है हिरण्यगर्भ जी हैं। तो उनकी जो हिरण्यगर्भ जी से फिर उन्होंने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया, फिर धीरे धीरे ये गुरु शिष्य परंपरा से चलता आ रहा है।
चलता आ रहा है। फिर एक बार विलुप्त हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने जब गीता में अर्जुन को उपदेश दिया तो उन्होंने खुद अपने, आज भी गीता में लिखित है कि ये ज्ञान विलुप्त हो चुका था लेकिन आज मैं तुझे देता हूँ, अच्छा, आज मैं तुझे देता हूँ। गीता में दोबारा इस योग का ज्ञान दिया गया क्योंकि ये आदि युग काल से चल रहा था, लेकिन ये जब कहा जाता है कि द्वापर युग आया तो उसमें ये दिया गया ज्ञान। फिर उसके बाद फिर विलुप्त हो गया क्योंकि इसमें अब इसी आधुनिक काल में कह सकते हैं वो एक ऐसा काल आता है कि शिक्षा कहीं पे भी नहीं मिलती, और जो भारतीय पद्धति की शिक्षा थी वो तो एकदम विलुप्त हो चुकी होती है, और उसमें ही योग का सारे परिभाषा या डेफिनेशंस थी। तो उसके बाद तो बिल्कुल आपको पता ही है कि कितने यहाँ पे क्रूरता या कुछ हुआ। तो फिर जब अब दोबारा, अब अभी हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें स्वामी रामदेव जी का काफ़ी बड़ा योगदान है। दोबारा जब योग जो घर घर फैला हुआ है तो हमको उनका जो उनकी कदम है उनको हमको भुलाना नहीं चाहिए। तो आज हम अगर योग कर रहे हैं तो उसमें हम स्वामी रामदेव जी को सामने देखते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी, आर्य समाज से जुड़े हुए जिन्होंने स्थापना की है, तो उनका मेन रोल इसमें आता है। तो अभी अलग अलग लोगों का अलग अलग पैशन है। मेरा पैशन था कि क्योंकि मैं शुरू से ही हेल्थ के प्रति ज़्यादा कॉन्शियस रहा हूँ, चाहे वो गेम्स हो या फिर कुछ भी हो, और अपनी फिटनेस को लेकर। तो एक योग एक अलग चीज़ थी, मेरा पैशन था, तो मैंने इसको फॉलो किया और आज चल रहा है। ठीक है बात, ठीक है। योग के अलावा आपने और किस किस तरह की फ़िटनेस आज तक ट्राई करी है, मतलब क्या कुछ आपने इसके अलावा देखा है फिटनेस में? देखिए, फ़िटनेस में अगर बात की जाए तो आज से 10-11 साल पहले मैं काफ़ी हेल्दी होता था। अच्छा। तो क्योंकि ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसके लिए मुझे कम करने के लिए सीधा सबसे पहले मुझे रनिंग ही दिमाग में आई। तो रनिंग में मैं डेली रनिंग करता था और लगातार 5 से 7 साल मैंने रनिंग की है। डेली सुबह उठना और रनिंग करना, उसमें मैंने अपना वेट काफ़ी लूज़ किया। तो जब मैंने रनिंग की और वेट लूज़ किया तो उसमें मुझे लगा कि मेरे मसल भी काफ़ी डाउन हो चुके हैं, जो मांसपेशियाँ हैं वो काफ़ी डाउन हो चुकी हैं। क्योंकि उसके साथ साथ क्योंकि मुझे हाई प्रोटीन डाइट चाहिए होती है, जब हम रनिंग करते हैं तो मसल डाउन होते हैं क्योंकि मसल टूटते हैं। लेकिन मैं हाई प्रोटीन डाइट नहीं फॉलो करता था, सिर्फ अपने पतला होता था और जैसे ना बॉडी में थोड़ा सा शिथिलता आ जाती है। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना मुझे दिमाग में प्राणायाम और योग भी था तो वो भी करता रहता था, लेकिन मैं रनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता था बिफोर योग में जाने से पहले। 2015 से 16 से पहले की बात है। तो उसके बाद मैंने फिर दोबारा योग सिर्फ रनिंग छोड़ दी क्योंकि मैं ठीक हो गया था, ओबेसिटी कम हो गई थी। लेकिन फिर मैंने ऐसी बात नहीं, मैंने जिम भी किया। मैंने जिम 2 से ढाई साल मैंने जिम किया है। अच्छा। तो 2 से ढाई साल बाद जिम करने के बाद क्योंकि मुझे लगा फिर दिमाग में क्या हुआ कि कई लोगों ने मुझे बोला कि हमें योगा क्लासेस चाहिए, क्योंकि उनको पता था मैं योग करवाता हूँ, तो योगा क्लासेस चाहिए। तो मैं फिर उसके बाद क्योंकि मेरा पैशन है ये, तो सिर्फ अपनी फ़िटनेस के लिए किया था, तो योगा क्लासेस चाहिए, तो फिर मैंने उनको योगा क्लासेस देनी शुरू कर दी। तो जैसे जैसे योगा क्लासेस दी तो और बच्चे आने शुरू हो गए, कुछ और उनको अच्छा लगने लगा। तो धीरे से क्या हुआ, फिर मेरा रुझान फिर योग की तरफ चल पड़ा। फिर जैसे जैसे मैंने आपको बोला कि जिम फिर मेरा एक तरह से अलग हो गया, योग के रास्ते चल पड़ा। फिर वहाँ से मुझे और बच्चे मिलने लग गए। फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना मुझे अपनी योगशाला ही खोलनी चाहिए। तो ऐसे मतलब फ़िटनेस के लिए मैंने, यानी कि फ़िटनेस के लिए मैं शुरू से ये मतलब ये होता था कि कभी मोटा ना हो जाऊँ या ऐसा ना लगूँ, थुतुल सा ना लगूँ, हमेशा फिट रहूँ। अवेयर, शुरू से ही अवेयर था। तो इसी वजह से मैं आज भी मेरी कम से कम 3 से मतलब बच्चों को, मेंबर्स को देने के बाद मेरी अपनी पर्सनल ट्रेनिंग जो देता हूँ अपने आप को, बॉडी वेटेड एक्सरसाइज देता हूँ, 1.5 से 2 घंटे की होती है। अच्छा। तो आपका डेली का शेड्यूल कितने घंटे का पैक रहता है, मतलब कितना बिजी हो आप इस योगा के लेके? देखिए, योगशाला में सुबह 4 बजे मेरे पास स्टूडेंट आ जाते हैं। अच्छा। तो 1 आवर के मेरे 4 to 5, 1 आवर 5 to 6, 7 to 8, 5 to 6, 6 to 7 एंड 7 to 8, यानी कि 4 घंटे मेरे सुबह के होते हैं। सुबह के होते हैं 4 घंटे। यस। उसके बाद जैसे अपना नित्य कर्म करना, खाना खाना, नहाना धोना। तो दिन में उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला कि सुबह 4 बजे अगर मैंने यहाँ पे आना तो मुझे 3 बजे मेरा वेकअप टाइम होता है। तो उसके बाद 3 बजे उठ जाते हो आप? क्योंकि फिर मुझे अपना सारा फ्रेश वगैरह होना और नहाना धोना। 2:30-3 बजे आज के लोग सोने जाते हैं, आप सुबह उठने की बात कर रहे हो। देखो सर, अगर आप योग में हो तो आपको एक अलग ही चीज़ लेके आनी पड़ेगी। आपको कुछ और ही मेंटेन करना पड़ेगा, अपने एक अलग ही वो बोलते हैं ना, टारगेट लेके चलने पड़ते हैं। और फिर आप जब उठने लग जाते हो तो आप हमेशा ना जागृत भाव में रहते हो।
तो फिर मतलब कहने का मतलब है ना, कुछ अपने आप ही आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है, दिस इज़ ओनली टाइम 2.5-3, कुछ भी नहीं है। इसको मैं एक टफ जर्नी मान सकता हूँ, या फिर ये क्योंकि ये चेंज ऑफ शेड्यूल है एक तरह से पूरा। अगर आज के समय में 2:30 बजे रात को किसी को मैसेज करोगे शायद एकदम रिप्लाई आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा चीज़ मुझे देखो सर, टफ जर्नी अगर माना जाए तो आप अगर आराम से 12 बजे सो रहे हो और सुबह आराम से 9 बजे उठ रहे हो, तो उनसे ही पूछो तो वो भी आपको ये बोलेंगे कि मेरी जर्नी बहुत टफ है। और चाहे वो बिल्कुल आराम से उठ रहा है, आराम कर रहा है, लेकिन अगर किसी ने मानना तो वो उसको भी टफ मान लेगा। और आप 2:30 बजे से 3 बजे उठ रहे हो, लेकिन ये नहीं है कि मैं 2:30 से 3 बजे सोने का टाइम मेरा वो है, मेरी सोने की टाइमिंग सेम ही रहती है। एक इंसान को 6 घंटे सोना चाहिए मिनिमम। तो जब मैं सोता हूँ तो मेरा मैक्सिमम जो नाइट सोने का समय है मैक्सिमम लास्ट 10 o'clock है। अच्छा। तो 10 बजे से या 9:30 10 मैक्सिमम, आज तो 9:30 आजकल तो होने लगे, जैसे जैसे दिन छोटे होने लगे हैं। सर्दियों में मैं एक्चुअली आपको बताऊं, मैं अभी कुछ दिन पहले 8:30 भी सो गया था। तो 9 बजे भी सो जाता हूँ, 9:30 जैसा मेरा शेड्यूल है। मतलब नींद आ रही है तो आ रही है, सोना है। और 10 बजे अगर घर में अगर मेहमान आए हैं या फिर कोई काम है तो आराम से 10 बज जाते हैं। 10 बजे एनफ है, लास्ट ऐसा लगता है कि 10 बहुत हो गया। तो अगर 10 बजे सोता हूँ और 2:30 बजे उठता हूँ तो मिनिमम 4.5 घंटे मैक्सिमम आ जाते हैं। तो 4.5 घंटे उसके वो सो जाता हूँ। उसके बाद जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो 1 से 1.5 घंटा मैं दिन में लेना होता है, क्योंकि मुझे इवनिंग क्लासेस देनी होती हैं। अगर मैं उस समय ना सोऊं या फिर ना निद्रा करूँ तो मुझे फिर उस समय दिक्कत होती है। इसलिए मुझे 6 घंटे 5.5-6 घंटे मिल जाते हैं, वो एनफ है। हर इंसान के लिए एनफ है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। हर इंसान अगर 6 घंटे सोता है तो बहुत है। तो आप कहना चाह रहे हो कि कभी कभी 8:30 और कभी कभी 9 बजे भी सो जाते हो। मुझे लग रहा है कि समाज में ऐसे लोगों को कैसे एक्सेप्ट किया जा रहा है इन दिनों। चलो कोई बात नहीं। फिर भी आपका घर परिवार आपसे कितना नाराज़ रहता है आपके इस शेड्यूल को लेके? देखो ऐसा बात आपने बिल्कुल सही की है, कितना नाराज रहता है कितना, क्योंकि ये होपफुली आप मैरिड भी हो और बच्चे भी हैं ही। यस मैरिड हैं और बच्चे भी हैं। और एक्चुअली में क्या है, जो मिसेज है मेरी, तो क्योंकि उनकी शेड्यूल भी लगभग क्या है, वो भी एक्चुअली हेल्थ कॉन्शियस हैं। तो आज से 2-3 साल पहले उन्होंने जिम ज्वाइन किया था मेरे साथ ही। तो जब जिम ज्वाइन किया था कि सुबह जैसे उन्हें जिम जाना, तो मतलब ना इतना क्रेज़ आ चुका था। एक्चुअली मेरी वाइफ ने 25 kg वेट लूज़ किया था विद इन 4 to 5 month। तो जब वो जाते थे ना, तो एक्चुअली हमारी टाइमिंग सोने की थी कि सुबह जल्दी उठना है, जिम जाना। हम इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे कि आराम से 8:30-9 बजे उस समय हम सोने लगे थे। सर्दियों का समय होता था। तो वो चीज़, और कुछ मेरे को 1 से 1.5 साल हो गया है इस लाइन में। उनको पता है कि मैंने सुबह 4 बजे क्लासेस देनी है, तो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती। आराम से उसको पता होता है। हाँ, थोड़ी बहुत ही होती है, लेकिन मैनेज हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं होती। क्योंकि आपकी जर्नी मिलजुल के चली है तो आपको यस। और मैं साफ बताना चाहता हूँ कि उनकी साथ होने की वजह से ही मैंने ये स्टार्ट करवाया। एक्चुअली उनका बहुत बड़ा योगदान था, इसमें किसी प्रकार कोई झूठ नहीं है। मुझे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया कि आप अपनी योगशाला खोलो। मैं थोड़ा सा डरता था, शायद था, लेकिन उन्होंने फोर्सफुली बोला कि आप खोलो, आप कर सकते हो, आप खोलो। तो उन्होंने बोला, और उनकी एनकरेजमेंट थी और आपका एफर्ट था। यस उनकी एनकरेजमेंट थी। उनको पता था शायद मैं कर सकता हूँ, तो मैंने किया। मैं कह सकते हैं कि एक राइट काइंड ऑफ पार्टनर का होना भी ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है, बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि आपका सोने का, उठने का, खाने का, पीने का सारा शेड्यूल जब बनता है तो उन्होंने आपका साथ देना है। अगर उनसे अलग चलोगे या उनके, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई परेशानी आ सकती है जीवन में। शादी के बाद हर चीज़ एक दूसरे पे यस हाँ ये, और हम एक दूसरे के साथ हैं। मतलब उन्होंने मुझे बोला और एनकरेज किया, तो हुआ। नहीं तो नहीं हो पा सकता था। कुछ और बिजनेस कर रहा होता मैं, है अपना बिजनेस कुछ और करता, लेकिन हाँ इसमें आया तो उनका साथ था तो ही आया। आप बेसिकली फिटनेस में जब से आए हो तब से क्या डाइट फॉलो कर रहे हो? योग में आने के बाद कुछ स्पेशल ऐड किया या नहीं, और क्या चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करते हो? देखो क्योंकि योग में हूँ, फिटनेस फ्रीक हूँ शुरू से, तो डाइट तो सबसे पहले आती है। क्या आप खाते हो, क्या नहीं खाते हो, और आपका स्टेमिना कितना है, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी डाइट पे। तो जब मैं योग में आया, और मैंने आपको बोला कि 2016 में मैंने पीजी डिप्लोमा किया, तो जैसे ही मैंने योग में आया, हमारे गुरुजी ने एक ही बात बोली थी, अगर आपने हमेशा के लिए स्वस्थ रहना है,
तो आज से ही कम खाना शुरू कर दो, यानी कि आपको जितनी भूख है उसका 1/3 खाओ, मतलब एक हिस्सा छोड़ के रखो। ये योग में ही बोला गया है कि इसमें साफ कहा गया है कि योगी की क्या डाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें बोला गया है कि अगर आप में को फुल पेट की भूख है तो उसका 2 हिस्सा ही भोजन करिए, 2 हिस्सा यानी कि हाफ भोजन करिए। आधा हिस्सा पानी का होना चाहिए, वो भी एकदम तुरंत ना लीजिए, कम से कम आधे से घंटा रुक के। और आधा हिस्सा जो रह गया 1/4 रह गया, वो हवा के लिए छोड़ना चाहिए ताकि वो डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। और हमेशा पौष्टिक आहार लेना चाहिए। तो जितना पौष्टिक आहार लोगे उतना ही आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, उतने ही आप चुस्त रहोगे। क्योंकि आप जितना ओवर ईटिंग करोगे उसके बाद क्या होता है, आपका जो इंटेस्टाइन है या फिर जठराग्नि है वो ज़्यादा वर्कलोड करती है, आपको सुस्ती आती है, आप नींद की तरफ जाते हो, निद्रा आलस तंद्रा आती है। तो इसलिए कम डाइट लो लेकिन पौष्टिक लो, ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही 2016 मैंने किया तो उसी दिन से आज मुझे 6 साल हो गए हैं, मैंने रात का खाना कभी नहीं खाया। अच्छा, तो अगर आप रात का खाना भी नहीं खा रहे तो आप बेसिकली दिन में क्या ऐसा खा रहे हो कि रात तक सर्वाइव हो पा रहा है? मतलब हम तो भरपेट सोने जाते हैं कि हाँ अभी अब अच्छा लग रहा है। देखो, आप जैसे कह रहे हो कि रात का खाने तो क्या खाते हैं, तो सुबह एक्चुअली मैंने आपको जैसे बताया कि दिन में लाइट फूड ही लेना चाहिए, और आपको जैसे मैंने बताया कि खाना हमेशा कम मात्रा में ही खाना चाहिए। तो सुबह भी मेरा लाइट फूड ही होता है, जिसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं और प्रोटीन डाइट ज़्यादा होती है, बजाय कि मैं फ़ैट ले रहा हूँ या फिर कार्ब्स ले रहा हूँ। तो जैसे सुबह का नाश्ता जब यहाँ से जाता हूँ, एक्चुअली जब मैं यहाँ आता हूँ तो अपना मील लेके आता हूँ, जैसे 1 या 2 बनाना होते हैं, और आलमंड्स होते हैं रात को भिगोए होते हैं, अखरोट होते हैं, किशमिश होते हैं और डेट्स होती हैं। तो ये मैं खा के आता हूँ ताकि मैं 3 से 4 घंटे में जो एक्सरसाइज लोगों के साथ भी करनी होती है, करवानी नहीं होती, करनी भी होती है, ताकि मैं आराम से अपना एक्सरसाइज करूँ और मुझे ऐसा ना फील हो कि मैं थक चुका हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो जाकर मेरा एक्चुअली जाते ही नहा धो के, कई बार मैं नहा के आता हूँ यहाँ पे, और जब नहीं नहा के आया तो नहा धो के जब ब्रेकफास्ट करता हूँ तो उसमें मेरा पोहा को प्रेफरेंस मैं फर्स्ट देता हूँ। पोहा हो गया, बेसन का चीला हो गया, या फिर कोई भी जैसे सुबह की कोई दाल बनी है, मतलब प्रोटीन डाइट जो भी है। तो कभी भी कई साल हो गए हैं परोठे तो कभी भी नहीं खाए, और खाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बने नहीं है। वो एक्चुअली जो ग्रोथ कर रहे हैं बच्चे, उनको ही मिलने चाहिए, उनको ही खाने चाहिए। मतलब हम सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं और उसमें कोई फ़ायदा नहीं है बिल्कुल भी। आज से ही जो कोई खाता है तो मैं तो ये कहूँगी आज से ही छोड़ दे, अगर उसने लॉन्ग टाइम और स्वस्थ रहना है। उसके बाद बस जैसे ही ब्रेकफास्ट हुआ 2 से 3 घंटे बाद मैं फ्रूट्स लेता हूँ, नारियल पानी हो गया जो उसको प्रेफरेंस देता हूँ, या फिर सैलड में खीरा हो गया। मैं मल्टीपल डेज़ में मल्टीपल मेरे फ्रूट्स चलता रहता है। फिर इवनिंग और दोपहर को तो मैं यानी कि रोटी खाता हूँ, चपाती लेता हूँ 2, या फिर साथ में राइस हो गए, दाल हो गई, सब्जी हो गई। लेकिन मेरा ये रहता है कि पिछले कई सालों से मैं फॉलो करता हूँ कि खाना खाने से आधा घंटा पहले मैं भरपेट सैलड ले लेता हूँ। 1 बाउल सैलड हो जाना चाहिए, ताकि जिससे आप जब खाना खाने जाओ तो आप चपाती मत इतना खाओ, उसके ऊपर ना जाओ। इसलिए आप क्या है, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है, आपका जठराग्नि प्रदीप्त रहती है, आपको न्यूट्रिशंस अच्छे मिलते हैं। सैलड साथ खाने की बजाय अगर आप पहले खा लो तो ज़्यादा फायदेमंद है। तो उस समय मैं मतलब रोटी हमेशा 2 ही खानी चाहिए, और भूख लगे तो मैं एक्स्ट्रा सब्जी वेजिटेबल्स जो भी बनी होती हैं उसके ऊपर ज़्यादा मैं प्रेफरेंस देता हूँ, उसको खाने चाहिए, जो आपको डाइजेस्ट भी जल्दी करेगा और आपका स्टेमिना भी बिल्ड करता है, क्योंकि आपने एक्सरसाइज करनी है, आपको सुस्ती भी नहीं आती। तो जब वो खा लेता हूँ उसके बाद 2 से ढाई घंटे बाद मैं अपनी योगशाला में आ जाता हूँ। योगशाला में आने के बाद यहाँ से जाने के बाद लगभग 7:30 मेरी वो योगशाला ऑफ हो जाती है। तो घर जाने के बाद या तो मैं एक गिलास जूस पी लेता हूँ या फिर फ्रूट्स ले लेता हूँ, एनफ है। कई बार प्रोटीन डाइट में मैं पनीर ले लेता हूँ, 100 ग्राम 150 ग्राम ऐसा ले लेता हूँ। अलग अलग डेज़ हैं, लेकिन उसके बाद मेरा कुछ नहीं है। 7:30 के बाद ये मेरा हल्का सा मील होता है। रात को सिर्फ दूध लेता हूँ 1 कप गाय का, हल्दी वाला, वो भी थोड़ी सी हल्दी दिखानी होती है। क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, आपके पूरी बॉडी को क्लीन कर देती है, और कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, आप हमेशा तरोताज़ा रहते हैं। सुबह जब उठते हैं तो बेस्ट आपको मतलब ऐसा अच्छा फील होता है, पूरा फ्रेशनेस हो रहती है। इसलिए आप रात को अगर आप पहले खा लो, अगर आपने खाना भी है तो एक ना योग में बताया गया है टाइम, सूर्य अस्त होने से 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद में
बस वो टाइम है आपके पास, वो 3 घंटे हैं आपके पास, उस समय खा लो। सपोज करो आज सूर्यास्त 5 बजे हो रहा है, तो आपके पास 3:30 से लेके 6:30 बजे तक का टाइम है। ठीक है। अगर आपने खाना खाना है, इसमें हल्का फुल्का लेता हूँ 7:30 बजे, लेकिन अगर आपने रोटी खानी है तो वही टाइम है, क्योंकि आपने जाके सोना है। 3 से 4 घंटे आपको गैप रखना चाहिए। कहते हैं कि मैंने 2 घंटे पहले खाया, या लोग कहते हैं कि मैं 100 कदम चढ़ के आया, या कुछ नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हिसाब से आप नहीं भी चलोगे तो भी आपको वैसे रिजल्ट मिलेगा, चल लिए तो भी आपको वैसे रिजल्ट मिलेगा। आप खाने को ही कम से कम 3 से 4 घंटे पहले फिनिश कर दो, ताकि आप अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। आप सुबह उठे तो आपका कॉन्स्टिपेशन भी ना हो और अच्छे से फ्रेश फील करो। बेसिकली आप कहना चाहते हो कि जो भी फूड इनटेक है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुबह के टाइम पे, दिन के टाइम में, जब तक Yes. सूर्य अस्त नहीं हो रहा तब तक कर लेनी मतलब चाहिए। आप सोने से काफ़ी पहले खा लो, क्योंकि आप जब सोने तो आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ फैट इंक्रीज करती है। आपको सुबह गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, हाई बीपी हो रहा है, या सिर में दर्द हो रहा है, वो इसी वजह से ही हो रहा है। अगर आप खाना टाइम से पहले खा लो, सोने से काफ़ी देर पहले जल्दी खा लो, तो आप सोने तक ही उसको डाइजेस्ट कर लोगे। और फिर और इसीलिए कहते हैं कि जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ। तो अगर आप लेट तक सोते हो तो इट मीन्स आपको फिर दोबारा भूख लगनी शुरू हो जाएगी। कहीं 12 बजे सोते हैं और फॉलो तो कर लेंगे डाइट 6:30 तक 7 बजे तक, सो रहे हैं 12 बजे, आप सोते सोते उस समय फिर आपको भूख लगेगी, फिर आप खाओगे, फिर कहोगे जी मैं फिर जल्दी भी खा रहा हूँ लेकिन मोटा हो रहा हूँ। अब आपने 12 बजे फिर खा लिया खाना। एक्चुअली शेड्यूल ही खराब होने की वजह से Yes, schedule। बार बार खाना पड़ रहा है और वहीं से काम। बिल्कुल सही बात है, शेड्यूल ही है, क्योंकि मैं जल्दी सोता हूँ, जल्दी उठता हूँ और मेरा फॉलो हो जाता है। और जल्दी लेट तक सोने का किसी के पास कोई ज़्यादा कारण नहीं है, सिवाय मुझे नहीं लगता कि 80% 90% से ज़्यादा लोगों को मतलब कोई कारण है। वो उनके पास कोई कारण ही नहीं है जल्दी तक लेट नाइट तक सोने का। कुछ लोग हैं जो अपने काम की वजह से लेट आते हैं, नहीं तो मोस्टली लोग सिर्फ मोबाइल में या कुछ भी कह लो अपने गलत हैबिट की वजह से ही जागते हैं। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये हमारी ख़राब आदतें ही हैं जो हमें इस सब चीज़ों की तरफ खींचती हैं। यस यस। ठीक है भाई। और आप वैसे वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हो या कुछ नॉन वेजिटेरियन में भी लेते हो? नहीं, एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन तो मैं आपको बताऊं, फर्स्ट तो योग में हमेशा ही कहा गया है कि जैसा खाएं अन्न वैसा रहेगा मन। तो योग जो कर रहा है उसमें मोस्टली सत्वगुण आता है, और सत्वगुण तभी आता है जब आप सात्विक डाइट लेते हैं। और जब आप सात्विक डाइट लेते हैं, जब आप सत्व जैसे योग किया, प्राणायाम किया, आपका मन भी सत्व होना शुरू हो जाता है। तो तामसी नॉन वेज एक्चुअली तामसी डाइट है, तो तमस की तरफ जाओगे तो आप योग का बिल्कुल एक तरह से एंटी हो जाए। तो आप उन दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं रख सकते। अपनी बात करूं तो मैं, रियलिटी है 2005 और आज 2022 फिनिश होने वाला है, आज तक मैंने इस 17 साल के बीच में कोई नॉन वेज डाइट नहीं ली। अच्छा। और ली है 2003 से 2005 में। एक्चुअली मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं छोटा था, तो डॉक्टर ने ज़बरदस्ती कहा था कि इनको चाहिए, कोई मतलब बोलते हैं डॉक्टर, उनकी माननी पड़ती है, तो ली थी उसके बाद। लेकिन उसके बाद मेरी अपनी फिर थिंकिंग हो चुकी थी कि अब बताना भी चाहता हूँ कि किसी को जानवर को मारकर या किसी भी ऐसे जीव को मारकर जीवित है और अपना पेट हम भरें तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। किसी जीव को मारकर शोभा ही नहीं देता। हम उसको मार रहे हैं जो कुछ मतलब बोल नहीं सकता, जो बेजुबान है, उसको मारकर हम अपना पेट भर रहे हैं, पेट ही भर रहे हैं। मोस्टली लोग आप पेट ही भर रहे हो, उससे कुछ आपको मिल नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा, ये तो होता ही नहीं है। आप सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी जानवर को, पंछी को या फिर किसी भी पक्षी को, कोई जंतु को मार के अपना पेट भर रहे हो। तो नितिन भैया बहुत अच्छा रहा आपसे बातचीत करके। अब आने वाले समय में फिर आपकी तरक्की और हमारी तरक्की के साथ साथ दोबारा मिलते रहेंगे, दोबारा आएंगे योगशाला में आपसे बातचीत करने। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। मैं तो ईश्वर से ही आशा, ईश्वर से मतलब एक हाथ जोड़ के गुजारिश कि मेरे साथ साथ आप की जो ये पॉडकास्ट वाली सीरीज़ है बढ़ती जाए और बहुत बढ़ती जाए। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए भी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू जशन। ठीक है।